नमस्कार कृषि छात्रों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम 12th के लिए रिवीजन क्लासेस लेकर आते हैं। और आज हम जो है बायोलॉजी के अध्याय 4 कीट नियंत्रण की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि भौतिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण और जैविक सस्य नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है और उनके उदाहरण क्या है, ये हमने पहले वीडियो में देखा है। और कई प्रकार के ट्रैप के बारे में भी हमने देखा है। आज हम अभी इस वीडियो के माध्यम से रासायनिक व जैविक नियंत्रण के बारे में जानेंगे तथा आईपीएम के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर जो है वो 4 नंबर का चैप्टर है। इस वीडियो को अंत तक देख करके 4 नंबर आपके जो है वो पूरे पक्के कर लो। तो देख लेते हैं रासायनिक नियंत्रण के बारे में। रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल, रसायनों के द्वारा कीटों का नियंत्रण। रसायनों के द्वारा कीटों का नियंत्रण क्या कहलाता है? रासायनिक नियंत्रण कहलाता है। रसायनों के द्वारा कीटों का नियंत्रण या उनकी संख्या में कमी लाना। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बाय केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाता है पीड़कनाशी। तो पीड़कनाशी की क्या परिभाषा होगी? फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीव। फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? पेस्ट। पेस्ट क्या होते हैं? कोई से भी ऐसे जीव जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं, या पीड़क। क्या कहेंगे? पीड़क कहेंगे। जैसे कि चूहा हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, नीलगाय हो सकती है, उसके अलावा कीट हो सकते हैं, बरूथी हो सकती है, मोलस्क में स्लग और स्नेल हो सकता है। ये सभी क्या कहलाते हैं? जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं, पेस्ट कहलाते हैं। को नियंत्रित करने वाले रसायन क्या कहलाएंगे? पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड। दोज केमिकल विच यूज टू कंट्रोल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म विच रिड्यूस क्रॉप यील्ड। जो उपज को गिराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेस्ट कहते हैं। सर्वप्रथम कौन सा जो है पीड़कनाशी प्रयोग हुआ? तो सबसे पहले बरूथीनाशी के रूप में सल्फर का प्रयोग किया गया। सबसे पहले बरूथीनाशी के रूप में सल्फर का प्रयोग किया गया। उससे पहले भी अगर हम उससे पहले की बात करें तो सल्फर से पहले आर्सेनिक यौगिक जो है वो सबसे पहले प्रयोग किए गए, आर्सेनिक यौगिक। और उसके बाद में सल्फर यौगिक जो है वो प्रयोग किए गए। सल्फर यौगिक के बाद में हम आ जाते हैं पीड़कनाशी जो है। पीड़कनाशी रसायन कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड, इसमें पहला है कीटनाशी। ऐसे रसायन जो कीटों को मारने हेतु जो रसायन काम में लिए जाते हैं उन्हें इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी कहते हैं। दूसरा आता है बरूथीनाशी या माइटिसाइड। ऐसे रसायन जो बरूथी क्या होती है? बरूथी के बारे में भी जानना जरूरी है। बरूथी जो है एरेक्निडा वर्ग का सदस्य है। आर्थ्रोपोडा में 2 वर्ग है, एरेक्निडा और इंसेक्टा। तो एरेक्निडा जिनमें कि 4 जोड़ी पैर पाए जाते हैं और पंख अनुपस्थित होते हैं, उनको हम बरूथी कहते हैं, या माइट्स। एकेरिसाइड भी इस केमिकल को बोला जाता है। एकेरिसाइड भी इस केमिकल को बोला जाता है। अगला आता है मोलस्कासाइड, मोलस्कानाशी, मोलिसाइड जिसको कहते हैं हम। मोलस्कानाशी जैसे स्लग व स्नेल, घोंगा आदि को नियंत्रित करने हेतु जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम मोलस्कानाशी कहते हैं। अगला आता है कृंतकनाशी, जिनमें चूहा और गिलहरी जो कुतरने वाले कीड़े हैं, कुतरने वाले जीव जो है, उन जीवों को नष्ट करने के लिए जो रसायन काम में लिए जाएंगे, उनको मारने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए जो रसायन काम में लिए जाते हैं वो कृंतकनाशी रसायन कहलाते हैं। कवकनाशी जो किसका? कवकों को मारने हेतु काम में लिए जाते हैं। फंजीसाइड जिनको हम क्या कहते हैं? फंजीसाइड। जीवाणुनाशी बैक्टीरियोसाइड। ऐसे रसायन जो जीवाणु को मारने के काम में लिए जाएंगे वो बैक्टीरियोसाइड कहलाएंगे। खरपतवारों को मारने हेतु जो रसायन काम में लिए जाते हैं खरपतवारनाशी या वीडीसाइड कहलाते हैं। और शाकनाशी जिससे कि हर्बिसाइड कहते हैं, हम क्या कहते हैं? हर्बिसाइड, शाकनाशी।
ऐसे रसायन जो सभी प्रकार की वनस्पति को खत्म करते हैं शाकनाशी या हर्बिसाइड कहलाते हैं। हमारे सिलेबस में 3 ही पॉइंट दिए हुए हैं, 3 ही टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जिसमें से कीटनाशी महत्वपूर्ण है तथा बरूतीनाशी और कृंतकनाशी, ये कृंतकनाशी ये दिए हुए हैं। इनके बारे में सबसे पहले हमारे पास आता है कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड ऐसे रसायन जिनका प्रयोग कीटों को मारने या भगाने या इनकी संख्या को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है, कीटनाशी रसायन कहलाते हैं। ऐसे रसायन जिनका प्रभाव त्वरित अवाघात प्रभाव होता है, मतलब जो तुरंत कीट को मार देते हैं, क्विक नॉकडाउन इफेक्ट जिनमें पाया जाता है। प्रथम कीटनाशी कौन सा था? सल्फर। और प्रथम संश्लेषित कीटनाशी था डीडीटी, जो कि एक सर्वांगी विष है। 1999 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित रसायन है, जिसे कि मच्छरों को, मलेरिया फैल रहा था तो मच्छरों को मारने के लिए ऐसी दवाई बनाई गई, जिसका कृषि में फिर बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा और इसके रेजिडुअल इफेक्ट अधिक होते हैं, इसलिए इसे फिर बैन कर दिया गया। डाइक्लोरोडाई, इसका जो व्यापारिक फुल नाम जो रहेगा डीडीटी का, ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका व्यापारिक नाम, सॉरी इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कीटनाशी संरूपण, कि मार्केट में कीटनाशी जो है वो किस किस रूप में आते हैं, जैसे कि एक तो ठोस के रूप में आएंगे और एक द्रव के रूप में आएंगे। तो सॉलिड फॉर्मुलेशन एंड लिक्विड फॉर्मुलेशन। तो सॉलिड ठोस रूप में कौन कौन से कीटनाशी आएंगे? कीटनाशी धूलि, जो 0.1 से लेकर के 25% तक जिसमें क्या रह सकते हैं, रसायन या जहर जिसमें रहेगा। ये जो मार्केट में उपलब्ध है वो 2, 5 और 10% के रूप में उपलब्ध है। मार्केट में जो कीटनाशी धूलि है वो 2%, 5% या 10% के रूप में आती है। किसी भी प्रकार की डस्ट, जैसे मेलाथियान डस्ट है तो वो 10% में आएगी। तो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मार्केट में पाउडर अवेलेबल है, इंसेक्टिसाइडल डस्ट अवेलेबल है। उसके बाद में आता है ग्रेन्युलर, दानेदार कीटनाशी। दानेदार कीटनाशी 2 से लेकर के 10% के मध्य मार्केट में उपलब्ध है। उसके बाद में आता है घुलनशील चूर्ण, ऐसे चूर्ण जिनको पानी में घोल करके प्रयोग किया जा सकता है। वेटेबल पाउडर जिनको हम कहते हैं, तो ये 25, 40 और 50 WP में उपलब्ध है, वेटेबल पाउडर WP। अगला आ जाता है द्रव संरूपण। द्रव संरूपण में आता है पाइसीकरणीय सांद्र, तो ऐसे सांद्र जो जहर, घोलक और पाइसी कारक अर्थात टॉक्सिन, सोलवेंट प्लस इमल्सिफाइएबल फैक्टर से मिलाकर के तैयार किया जाता है, जिससे कि पत्तियों पर चिपकने का प्रभाव अच्छा रहता है और कीटनाशियों के खिलाफ जो है ऐसे सांद्र अत्यधिक प्रभावी होते हैं। डिब्बे पे जैसे कीटनाशी जो आपका लेबल है उस पर लिखा रहता है 25 EC, 50 EC, इस प्रकार से उसमें लिखा होता है। तो EC का मतलब होता है इमल्सिफाइएबल कंसंट्रेशन, पाइसीकरणीय सांद्र। अगला आता है घोल। ऐसे कार्बनिक रसायन जो जल में घुलनशील नहीं होते, उन्हें डायरेक्ट उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फिनिट, वो घोल कहलाते हैं। सांद्र कीटनाशी द्रव, ऐसे कीटनाशी द्रव जो सांद्र रूप में प्रयोग किए जाते हैं, सांद्र कीटनाशी द्रव कहलाते हैं। एरोसोल, हवाई उपयोग जिनका किया जाता है। टिनी ड्रॉपलेट,
इन द फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में धुएं की धुंध की तरह जो है इनका प्रयोग किया जाता है। उर्वरक कीटनाशी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें उर्वरक व कीटनाशी दोनों आपस में मिले हुए हैं और उनका प्रयोग एक साथ किया जाता है, उर्वरक कीटनाशी मिश्रण कहलाता है। मिश्रित कीटनाशी, दो कीटनाशियों को मिलाकर के एक घोल तैयार करना और उसे कीटनाशी के रूप में प्रयोग करना, इसमें संयुक्त क्रिया देखने को मिलती है। संयुक्त क्रिया यहाँ पर देखने को मिलेगी, ज्वाइंट एक्शन यहाँ पर कीटनाशियों का देखने को मिलता है। धूमक, ऐसे रसायन जो वाष्पशील होते हैं, कैसे होंगे? वाष्पशील और गैस स्त्रावित करते हैं और गैस स्त्रावित करते हैं और कीटों को मारने का कार्य करते हैं, उन्हें धूमक कीटनाशी कहते हैं। यह हमारे पास क्या हो गई? संरूपण। कीटनाशी संरूपण, कीटनाशी संरूपण क्या होगा? मतलब मार्केट में उपलब्ध कीटनाशियों का प्रकार कि ठोस प्रकार में है या द्रव प्रकार में है, मतलब कीटनाशियों की जो अवस्था है उसे ही हम क्या कहते हैं? कीटनाशी संरूपण कहते हैं। कीटनाशी की अवस्था, कीटनाशी की अवस्था, स्टेट ऑफ इंसेक्टिसाइड। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक हम देखते हैं वर्गीकरण। कितने प्रकार के कीटनाशी जो है होते हैं, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रवेश के आधार पर, कीटों के शरीर में प्रवेश के आधार पर, अर्थात मोड ऑफ एंट्री। एंट्री के आधार पर दो तीन प्रकार के होते हैं। स्पर्श विष, जो कि क्यूटिकल से शरीर में प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करेगा? क्यूटिकल मतलब बाह्य त्वचा से शरीर में प्रवेश करता है। ऐसे रसायनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श या कॉन्टेक्ट पॉइजन। अगला आता है जठर विष। ऐसे रसायन जो काटने चबाने वाले कीटों के विरुद्ध प्रयोग में लिए जाते हैं, जो पेट में जो भोजन के रूप में, भोजन के साथ पेट में जाकर के वहां कीटों को मारने का कार्य करते हैं। उसके बाद में धूमक, ऐसे रसायन जो गैस स्त्रावित करते हैं, गैस रिलीज करके कीटों को मारते हैं, धूमक रसायन कहलाते हैं। अगला आ जाता है क्रियाविधि के आधार पर। क्रियाविधि के आधार पर पहला है भौतिक विष। ऐसे विष जो भौतिक रूप से जल अपघटन करके कीटों को मारने का कार्य करते हैं, उन्हें भौतिक विष कहते हैं। मतलब भौतिक विष जो होंगे वो क्या करेंगे? जल अपघटन कर देते हैं। जल अपघटन करके कीटों को मारते हैं। उसके बाद में जीव द्रव्य विष, जो जीव द्रव्य में घुल करके उसकी प्रोटीन को तोड़ने का कार्य कर देते हैं और प्रोटीन को तोड़ करके विषैला पदार्थ निर्मित करते हैं, जिसे हम जीव द्रव्य विष कह रहे हैं। उसके बाद में श्वसन विष, जो कि श्वसन क्रिया श्वास के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और दम घोट करके कीटों की मृत्यु हो जाती है, उन्हें श्वसन विष कहेंगे या रेस्पिरेटरी पॉइजन कहेंगे। तंत्रिका विष, ऐसे विष जो तंत्रिका तंत्र में लकवा उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम तंत्रिका विष कहते हैं। अगला वर्गीकरण आ जाता है भैया रसायनों के स्वभाव के आधार पर। रसायनों के स्वभाव के आधार पर कीटनाशी कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला है अकार्बनिक कीटनाशी और दूसरा है कार्बनिक कीटनाशी। ऐसे कीटनाशी जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अकार्बनिक कीटनाशी कहते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है आर्सेनिक यौगिक, तो जिसमें सोडियम, कैल्शियम, आर्सेनेट पाया जाता है, आर्सेनेट पाया जाएगा, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? आर्सेनिक यौगिक कह रहे हैं। सबसे पहले उपयोग में लिए जाने वाले कीटनाशी जो है वो कौन से हैं? आर्सेनिक यौगिक है। उसके बाद में फ्लोरीन यौगिक, तो फ्लोरीन के सोडियम फ्लोरीन, कैल्शियम फ्लोरीन, ये ऐसे यौगिक हैं जो कैल्शियम यौगिक, फ्लोरीन यौगिक कहलाएंगे। गंधक व उसके, तो इसमें सल्फर आ जाएगा खुद, और उसके यौगिक इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। फास्फोरस यौगिक का उदाहरण है जिंक फास्फेट। क्या है? जिंक फास्फेट। अकार्बनिक रसायनों का उपयोग जो है वो बंद हो गया है,
बिल्कुल ही इनका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इनका स्तनधारियों पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए इनका प्रयोग या तो सीमित कर दिया गया है या कृषि के क्षेत्र में बिल्कुल बैन कर दिया गया है। कार्बनिक कीटनाशी में आ जाते हैं। ऐसे कीटनाशी जिनमें कार्बनिक समूह पाए जाते हैं और इन कीटनाशियों का प्रभाव जीवों पर कम जो है पड़ता है, इनका रेजिडुअल इफेक्ट जो है वो कम रहेगा और इन कीटनाशियों का अवक्षेपण हो जाता है, अर्थात ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ये जमने का कार्य नहीं करते। जैसे कि अकार्बनिक रसायन क्या है, डिपॉजिट होते रहते हैं और पौधों के माध्यम से मनुष्य में, तो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं। कार्बनिक कीटनाशी की बात करेंगे, सबसे पहला आता है जंतु व उसके उत्पन्न। जंतु कीटनाशी, तो जंतु कीटनाशी कौन सा है, नेरिस्टोक्सिन। नेरिस्टोक्सिन इसे जंतु से प्राप्त किया गया। जंतु था समुद्री एनेलिड्स, समुद्री एनेलिड जिसका नाम है समुद्री एनेलिड जिसका नाम है, अच्छा, नेरिस्टोक्सिन का व्यापारिक नाम जो होता है वो पेडन होता है, पेडन होता है और ये है लुम्ब्रिकोइडस, लुम्ब्रिकोइडस स्पीसीज। लुम्ब्रिकोइडस स्पीसीज जो है वो एनिलिडा संघ का प्राणी है, जिससे कि नेरिस्टोक्सिन जिसका व्यापारिक नाम पेडन होता है वो प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में आता है वानस्पतिक कीटनाशी। वानस्पतिक कीटनाशी मतलब वनस्पति से प्राप्त किए जाने वाले कीटनाशियों को वनस्पतिक कीटनाशी कहते हैं। तो इसमें आ जाता है निकोटीन। निकोटीन टॉक्सिन जो है वो तंबाकू से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में आता है अजेडिरेक्टिन, अजेडिरेक्टिन जो कि नीम से प्राप्त किया जाता है। और एक आता है पायरेथ्रम, पायरेथ्रम गुलदाउदी से प्राप्त किया जाता है, गुलदाउदी, गुलदाउदी से प्राप्त किया जाता है, मतलब क्राइसेंथेमम स्पीसीज से प्राप्त किया जाता है। तेल व उनके पास कई तरह के तेल जैसे कोलतार तेल, पेट्रोलियम तेल जो है उनको कीट के लिए, कीटों को मारने के विरुद्ध प्रयोग किया जाता है। थायोसाइनेट इसमें एग्जाम्पल है, थानाइट और लिथेन 60। आपको एक एग्जाम्पल ही ध्यान रखने हैं, ये सब अभी जो है इनका प्रयोग या तो सीमित हो गया है या फिर ये बैन हो गए हैं। उसके बाद में आता है सल्फोनेट, सल्फाइड और सल्फोन। तो इसमें एग्जाम्पल है टेट्रासोल व एरामाइड। तो टेट्रासोल और एरामाइड जो है वो बरूथीनाशी है। क्या है, बरूथीनाशी है। उसके बाद में आता है डाइनाइट्रोफिनोल, ये भी बरूथियों के लिए काम में लिया जाता है। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन जिनको हम आधुनिक मॉडर्न पेस्टिसाइड कहते हैं या फिर मॉडर्न इंसेक्टिसाइड इनको कहते हैं। इनमें आता है डीडीटी, बीएचसी, एंडोसल्फान, एल्ड्रीन आदि, ये इसके एग्जाम्पल है। मतलब इनमें हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ी हुई है। ऐसे ही ऑर्गेनोफॉस्फोरस युक्त जिनमें हाइड्रोकार्बन के साथ फास्फोरस जुड़ी होती है उन्हें ऑर्गेनोफॉस्फोरस इंसेक्टिसाइड कहते हैं, जिसमें कि मेलाथियान, पेराथियान, क्यूनोलफोस, प्रोफेनोफोस, फोरेट और एसिफेट नामक दवाइयां शामिल है, जिनका वर्तमान में भी प्रयोग किया जाता है। कार्बमेट कीटनाशी में कार्बोरिल, कार्बोफ्यूरान, धूमक में मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइलिन डाइब्रोमाइड और सेल्फोस और नेफ्थलीन जो है वो धूमक में काम में लिए जाते हैं। धूमक ऐसे रसायन जो वाष्प अवस्था में पाए जाते हैं और एक दबाव के कारण विशेष जहरीली गैस जो है वो छोड़ते हैं, जिससे कि कीटों की मृत्यु हो जाती है, उनका जो है दम घुट करके उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आ जाता है संश्लेषित पायरेथ्रोइड, इसका एग्जाम्पल है फेनवरलेट, साइपरमेथ्रिन, लैम्डा साइहेलोथ्रिन। ये संश्लेषित पायरेथ्रोइड है जिनका वर्तमान में भी काफी हद तक प्रयोग किया जाता है। अगला आता है क्लोरोनिकोटिनल कीटनाशी। क्लोरोनिकोटिनल कीटनाशी ऐसे कीटनाशी जो जैसे कई सारे कीटनाशियों के प्रति प्रतिरोधकता आ जाती है, तो इस प्रकार के कीटनाशियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फिनाइल पायरोजोल है और क्लोरोनिकोटिनल कीटनाशी है। इनके एग्जाम्पल है इमिडाक्लोरपिड और थायोमेथोक्सोम। इनका प्रयोग, इनका उत्पादन जो है वो 1985 में जापान में किया गया।
उसके बाद में फिनाइल पायरोजोल, जैसे कि सभी के प्रति अगर प्रतिरोधकता आ जाती है तो उसके लिए हम पिप्रोनिल का प्रयोग करते हैं। पिप्रोनिल का कीटनाशी प्रवृत्ति जो है, पिप्रोनिल की कीटनाशी प्रवृत्ति 1987 में खोजी गई। कब खोजी गई? 1987 में खोजी गई। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्पाइनोसेड। स्पाइनोसेड एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त केमिकल है स्पाइनोसेड, जो बाजार में 48 SC के रूप में उपस्थित है, सोल्यूबल कॉन्सेंट्रेट के रूप में उपस्थित है। उसके बाद में लास्ट है एबामेक्टिन। एबामेक्टिन कीटनाशी प्लस बरूथिनाशी दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है और वर्तमान में काफी हद तक प्रयोग किया जाने वाला कीटनाशी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बरूथिनाशी। कीटनाशी की हमने बात कर ली, अगला आता है बरूथिनाशी। बरूथिनाशी ऐसे रसायन जो बरूथियों को मारने के लिए या माइट्स को कंट्रोल करने के लिए काम में लिए जाते हैं, बरूथिनाशी कहलाते हैं। बरूथिनाशी में सबसे पहले गंधक का प्रयोग किया गया 1920 में। किसके रूप में? बरूथिनाशी के रूप में। तो कौन से रसायन को बरूथिनाशी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो वो क्या है? गंधक। 1920 में इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि 2 बरूथिनाशियों के नाम लिखो। डाइकोफोल, क्लोरोबेंजिलेट, एरामाइट, सल्फोन और टेट्राफोन, ऐसे कुछ करके जो है बरूथिनाशी उपलब्ध है। अगला आता है कृंतकनाशी। कुतरने वाले जीवों हेतु, जैसे चूहा, कुतरने वाले जीवों हेतु जो काम में लिए जाते हैं उन्हें रोडेंटिसाइड कहते हैं। कृंतकनाशी ऐसे जीव जो कुतरने का कार्य करते हैं उन्हें कृंतक कहते हैं, और ऐसे जीवों को मारने वाले रसायन या नियंत्रित करने वाले रसायनों को रोडेंटिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडेंटिसाइड कहेंगे। कुतरने वाले जीव या कृंतकनाशी जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीव्र, दीर्घकालिक और धूमक। तीव्र ऐसे रसायन जो तुरंत मारने का कार्य करते हैं, जैसे जिंक फास्फाइड है, थैलियम सल्फेट है और बेरियम कार्बोनेट है। एक और आता है अंटू करके भी आता है। तो इनका प्रयोग जो है वो हाथों हाथ मारने के लिए, मतलब तीव्र कृंतकनाशियों के रूप में किया जाता है। अगला आता है दीर्घकालिक, मतलब 5 से 7-8 दिन में जो है धीरे धीरे बाह्य खून का और आंतरिक खून का स्त्राव होने लगता है, जिससे कि वो चूहा अचानक से मर जाता है। प्रतिस्कंदक रसायन भी कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? प्रतिस्कंदक, मतलब एंटीकोएगुलेंट। ऐसे रसायन जो एंटीकोएगुलेंट होते हैं और खून के स्त्राव को बढ़ाते हैं, आंतरिक स्त्राव को। तो इसमें वारफेरिन, डरेट, रोडाफेरिन और टेलोन। अगला आता है धूमक। ऐसे रसायन जो दम घोट करके जीवों को या चूहों को मार देते हैं, जिसमें आ जाता है सेल्फोस, एल्यूमिनियम फास्फाइड। इससे फास्जीन गैस निकलती है। इससे कौन सी गैस निकलती है? फास्जीन गैस, फास्फीन गैस निकलेगी, और फास्फीन गैस जो है वो चूहों को मारने का कार्य करती है। अगला आ जाता है कीटनाशियों का सुरक्षित उपयोग। तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सेफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। आवश्यकता होने पर प्रयोग करें। सबसे पहले ISR मार्का युक्त होना चाहिए कीटनाशी। लाइसेंस शुदा दुकान से क्रय करें। ठंडे स्थानों पर रखें। बच्चों से दूर रखें। मास्क का उपयोग, दस्ताने का उपयोग, प्रयोग के पश्चात डब्बों को जो गाड़ दें या जला दें, और उसके बाद में प्रतीक्षा अवधि के बाद में ही सब्जियों या अन्य फसलों के जो उपयोगी भाग है उनको प्रयोग में लावें। तो ये थे सुरक्षित उपयोग। अगला देख लेते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है। अगला आता है जैविक नियंत्रण। जीवों के द्वारा कीटों का नियंत्रण अगर किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण कहते हैं। कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कीटों का मनुष्य द्वारा अन्य जीवों के प्रयोग द्वारा नियंत्रित करना क्या कहलाता है? जैविक नियंत्रण कहलाता है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? जीवस्य जीवो भोजनम। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? जीवस्य जीवो भोजनम वाले सिद्धांत पर आधारित है। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1762 में मॉरिशस द्वारा इंपोर्ट किया किसको? मैना पक्षी को। किसके लिए? लाल टिड्डी के लिए भारत से मैना को जो है इंपोर्ट किया किसने? मॉरिशस ने। या ये कह सकते हैं कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया मैना नामक पक्षी को रेड लोकस्ट के अगेंस्ट यूज करने के लिए मॉरिशस द्वारा। चींटी का प्रयोग खजूर व नींबू के कीटों में किया जाता है। एपेलेंटिस ग्लोमेरेटस का उपयोग जो है वो गोभी की सुंडी के उपयोग के लिए किया जाता है। उसके बाद में 1927 में एफिलिनस माली को सेव एफिड हेतु यूज
किया गया। आगे आ जाते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया कीटों के विरुद्ध, तो उनका नाम है स्टेनहोस। इसीलिए इनको हम जो है माइक्रोबियल बायोलॉजिकल कंट्रोल के फादर भी कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों द्वारा कीटों का नियंत्रण क्या कहलाता है, माइक्रोबियल कंट्रोल कहलाता है। 4 सिद्धांत है जैविक खेती के, कितने सिद्धांत है, जैविक नियंत्रण के 4 सिद्धांत है। कौन कौन से हैं, प्राकृतिक शत्रु को एकत्रीकरण, जहां संख्या ज्यादा हो वहां से एकत्रीकरण करेंगे, प्रयोगशाला में पालकर अधिक कीट वाले स्थानों पर छोड़ेंगे, शत्रु कीटों को उत्पत्ति के स्थानों से मंगवाना है तथा उसी उत्पत्ति वाले कीट के विरुद्ध प्रयोग में लेंगे। उसके बाद में शत्रु द्वारा लक्षित कीटों को मारना, शत्रु द्वारा टारगेटेड जो इंसेक्ट है उनको ही मारना चाहिए, टारगेट करके इंसेक्ट को मारना चाहिए। विधियां कौन कौन सी है, एक तो प्रवेशन, इंट्रोडक्शन, कोई भी प्राकृतिक शत्रु को लेकर आए तो उसे हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे। उसके बाद में संवर्धन, उसके लिए भोजन उपलब्ध करवाएंगे, भोजन उपलब्ध होगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई के बाद में जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका संरक्षण करेंगे, मतलब कीटनाशियों का प्रयोग निषेध करेंगे, रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। ऐसे स्थानों पर जो है कीटनाशियों का प्रयोग नहीं करेंगे जहां पर हमने प्राकृतिक शत्रु, नेचुरल एनिमीज को रिलीज किया हुआ है कीट नियंत्रण के लिए। आगे आ जाते हैं हम जैविक नियंत्रण में परभक्षी और परजीवी। परभक्षी क्या होते हैं, परपोषी से बड़े होते हैं, जबकि परजीवी छोटे होते हैं, तत्काल खत्म करते हैं, और परजीवी जो है धीरे धीरे खत्म करते हैं। उदाहरण है यहाँ पर कीटों में लेडी बर्ड बीटल है जो एफिड के लिए काम में लिया जाता है, एफिड के नियंत्रण के लिए। एफिड लाइन भी जो है एफिड के नियंत्रण के लिए ही काम में लिया जाता है। लेडी बर्ड बीटल का नाम है कोक्सिनेला सेप्टम पंक्टाटा, और ऐसे ही एफिड लाइन का नाम है क्राइसोपरला कोर्निया। ऐसे ही सिर्फ स्पीसीज काम में ली जाती है, एस्ना स्पीसीज काम में ली जाती है, और मेना, बगुला, कौवा आदि ये सब क्या है, परभक्षी है, अर्थात प्रीडेटर। क्या है ये, प्रीडेटर है, और ये है पैरासाइट। ठीक, इनमें उदाहरण है एनपीवी, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, बीटी बैसिलस thuringiensis, जीवी ग्रेन्युलोसिस वायरस, और मेटाराइजियम कवक, और ट्राइकोग्रामा जो कि एक कीट है, अंड परजीव्याब है। क्या है, अंड परजीव्याब। अंड परजीव्याब क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका ये क्रॉप है, और क्रॉप पे कीट, उस कीट पर अगर कोई कीट और परजीवी के रूप में उपस्थित रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परजीव्याब कहते हैं। तो कीट की कोई सी भी अवस्था पे जो है वो कीट परजीवी के रूप में रह सकता है। अन्य कीट जैसे अंडों के ऊपर रह सकता है, लार्वा के ऊपर रह सकता है, प्यूपा के ऊपर रह सकता है, और वयस्क के ऊपर रह सकता है। अब हम आ जाते हैं आईपीएम की ओर। आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित नाशक जीव प्रबंधन। शब्द बार्टलेट ने दिया, परिभाषा गियर व क्लार्क ने दी। आईपीएम क्या होता है, सभी विधियों का संतुलित विवेकपूर्ण समाकलन कर कीट नियंत्रित करना क्या कहलाता है, आईपीएम कहलाता है। इसमें आईपीएम में कौन कौन सी विधियां काम में ले सकते हैं हम, भौतिक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, सस्य नियंत्रण, प्रतिरोधी किस्में, यांत्रिक नियंत्रण और जैविक नियंत्रण। इन सभी विधियों का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए कि वातावरण पर भी कोई दूषित प्रभाव न पड़े, और कीट की समष्टि जो है, पॉपुलेशन जो है वो नियंत्रित रह सके। ठीक है, इसमें कीटों को मारना ध्येय नहीं होता, कीटों की संख्या को जो है नियंत्रण में रखना इसका आईपीएम का मुख्य ध्येय होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में दिया हुआ है नेपसेक स्प्रेयर। नेपसेक स्प्रेयर क्या होता है, छिड़काव यंत्र, स्प्रे मशीन, छिड़काव यंत्र है। हाइड्रोलिक होता है, इसमें नोजल होता है। नोजल 2 प्रकार के होते हैं, फ्लैट फैन और होलोकोन नोजल और फ्लैट फैन नोजल होते हैं। इनसे कीटनाशी व कई प्रकार के हेर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं। टैंक होता है, टैंक की जो क्षमता होती है वो 15 लीटर, सामान्यतः कितनी होती है, 15 लीटर होती है। उसके बाद में
इसमें दबाव उत्पन्न करने के लिए दबाव हेतु लीवर और कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर होगा। उसके बाद में एक और यंत्र इसमें दिया हुआ है डस्टर। डस्टर क्या काम आता है? भुरकाव हेतु। भुरकाव हेतु किसके लिए काम आता है? ये भुरकाव हेतु काम आता है, डस्टिंग करेगा। डस्टिंग प्रातःकाल करनी चाहिए, प्रातःकाल के समय करनी चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें जो भाग होते हैं वो क्रैंकशाफ्ट, होपर और पंखा, ये इसमें पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं, होपर की जो कैपेसिटी होती है वो 5 किलोग्राम, कितनी होगी? 5 किलोग्राम होगी। इसके द्वारा पाउडर को जो है वो बाहर फेंका जाता है, जिसको भड़काव यंत्र कहा जाता है। डस्टर कह देंगे या रोटरी डस्टर कह देंगे, हैंड रोटरी डस्टर, हैंड रोटरी डस्टर। ये था भैया आपका चैप्टर नंबर 4, जिसका सटीक और स्पीड से रिवीजन मैंने यहाँ पर करवा दिया है। इस चैप्टर में फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका, तो आप पर्टिकुलर कमेंट डाल करके और वो बता सकते हो, जिससे कि हम आपके लिए अगले वीडियो में उस डाउट को क्लियर करके आपको समझा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।